नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन युद्ध की। रूस के हवाई हमलों के बीच यूक्रेन ने अमेरिका से मदद की गुहार लगाई है। जेलेंस्की ने बाइडेन से अमेरिका के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों में से एक F-15, F-16 देने को कहा है, क्योंकि यूक्रेन इस वक्त रूस के खिलाफ जिन सुखोई विमानों का इस्तेमाल कर रहा है वो काफी पुराने हैं। क्या है F-15, F-16 फाइटर जेट की ताकत और कैसे यूक्रेन इनकी मदद से रूस को जंग में मात देने की प्लानिंग कर रहा है, इस खास रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। बाइडेन से जेलेंस्की की डिमांड। यूक्रेन को चाहिए लड़ाकू विमान। रूस को सबक सिखाने का प्लान। अब होगा एयर टू एयर वॉर। पुतिन की सेना ने यूक्रेन पर जबरदस्त हवाई हमले कर वहां तबाही मचा दी और रूस के खतरनाक फाइटर जेट सुखोई 34 जेलेंस्की के सेना पर आफत बनकर टूट पड़ी, जिसका वीडियो भी रूस ने जारी किया। हालांकि ये वीडियो किस इलाके का है इसका पता नहीं चल पाया। उधर यूक्रेन की राजधानी कीव में एक बार फिर हवाई हमलों का अलर्ट जारी किया गया, जहां लगातार सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। रूस के हवाई हमलों का जवाब देने के लिए यूक्रेन ने अमेरिका से F-15 और F-16 जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान देने की गुहार लगाई है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इसके लिए जेलेंस्की ने रूस के पास आधुनिक और सबसे नए सुखोई फाइटर जेट होने की दलील दी है। जेलेंस्की की डिमांड के बीच राष्ट्रपति बाइडेन ने अमेरिका में एक मिसाइल फैक्ट्री का दौरा किया और यूक्रेन को हर संभव मदद पर जोर दिया। You're making it possible. You're making it possible for the Ukrainian people to defend themselves without us having to risk getting into a third world war. यूक्रेन सुखोई के जिन पुराने मॉडल के भरोसे युद्ध लड़ रहा है, उनके जरिए सिर्फ ऐसी मिसाइलें दागी जा सकती हैं जिन्हें टारगेट तक पहुंचाने के लिए विमान में मौजूद रडार से लगातार सिग्नल देने पड़ते हैं। ऐसे में विमान को उड़ा रहे पायलट के लिए पलटवार का खतरा बढ़ जाता है, जिसकी शिकायत कई बार उसके पायलट भी कर चुके हैं। Нам потрібні сучасні літаки, щоб протистояти ворогу в повітрі। F-15 लड़ाकू विमान की खासियत की बात करें तो वो एक बार में 4,800 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है, जबकि सुखोई 30 एक बार में 4,500 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। F-15 की टॉप स्पीड 3,000 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा है, जबकि सुखोई 30 2,800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। F-15 अधिकतम 36 टन वजन लेकर टेक ऑफ कर सकता है, जबकि सुखोई 30 की कैपेसिटी 34 टन वजन लेकर उड़ान भरने की है। और खबर है कि इसी वजह से यूक्रेन की सेना अपने फाइटर जेट की मदद से रूसी सेना पर हवाई हमले नहीं कर पा रही और इनका इस्तेमाल सिर्फ पेट्रोलिंग के लिए करने को मजबूर है। अगर यूक्रेन की सेना को F-15 लड़ाकू विमान मिल जाएगा तो इसके लिए रूस के हवाई हमलों को जवाब देना आसान हो जाएगा। रूस की एयरफोर्स के आगे यूक्रेन के नहीं टिक पाने की सबसे बड़ी वजह है पुराने विमान, जिसकी शिकायत अब वहां की सेना के पायलट भी कर रहे हैं। ऐसे में रूस को हवाई टक्कर देने के लिए वो अमेरिका से उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन सीधे लड़ाकू विमानों की सप्लाई एक तरह से रूस के साथ सीधी भिड़ंत की तरह हो सकती है और ये युद्ध की आग को भड़काने में घी का काम कर सकता है।
यही वजह है कि अमेरिका इससे पहले यूक्रेन की मदद के बदले पोलैंड को F-16 देने से इनकार कर चुका था। F-16 दुनिया का सबसे सफल और चौथी पीढ़ी का मल्टी रूल फाइटर जेट है। इस सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल 25 देशों में हो रहा है। हालांकि यूक्रेन को अमेरिका की ओर से F-15 और F-16 जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान मिलने पर भी उसके लिए आगे की राह आसान नहीं होने वाली। क्योंकि इन फाइटर जेट को उड़ाने के लिए यूक्रेन के पायलटों को कड़ी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए जंग के बीच वक्त निकालना मुश्किल होगा। और अमेरिका में इन लड़ाकू विमानों को उड़ाने के लिए दी जाने वाली बेसिक ट्रेनिंग करीब 9 महीने की होती है, जबकि इससे पहले उन्हें करीब इन फाइटर जेट से जुड़ी जानकारी हासिल करने के लिए 6 महीनों का बेसिक कोर्स भी करना होता है। और एक अनुमान के मुताबिक अगर एक इमरजेंसी मानकर जल्द से जल्द ट्रेनिंग पूरी करने की कोशिश की जाए तो भी इसके लिए कम से कम 2 से 3 हफ्ते का समय लगेगा। वहीं पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ब्रिटेन जंग में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की एक बड़ी खेप यूक्रेन भेजेगा, ताकि उनकी मदद से यूक्रेन रूसी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे सके। क्योंकि पिछले 70 दिनों से रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। इस जंग में पश्चिमी देश यूक्रेन को रूस के मुकाबले के लिए हर मुमकिन मदद दे रहे हैं। इसी कड़ी में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन को जंग में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भेजने का ऐलान किया है। In this moment of uncertainty, of continuing fear and doubt about the future, I have one message for you today. Ukraine will win. पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन को सैन्य सहायता के अगले पैकेज में जंग के दौरान जीपीएस सिग्नल को जैम करने वाले उपकरण, मिसाइलें और रॉकेट का पता लगाने वाले काउंटर बैटरी रडार सिस्टम और अंधेरे में देखने के लिए नाइट विजन डिवाइस भी भेजे जाएंगे। ये उपकरण ऐसी वक्त में यूक्रेन को दिए जा रहे हैं जब रूस का मारियोपोल और खेरसॉन पर कब्जा हो चुका है। खेरसॉन में इंटरनेट सेवा भी शुरू कर दी है, जो पूरी तरह से रूस के कंट्रोल में है। इसलिए पश्चिमी देश रूस को रोकने के लिए यूक्रेन को मजबूत करने में जुटे हैं। यूक्रेन पर हमला करने के साथ साथ रूस ने अमेरिका को भी टेंशन देती है। अमेरिकी मीडिया का दावा यह है कि एक रूसी जहाज अमेरिका के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। इस खबर के बाद अमेरिका में अलर्ट जारी हो चुका है। रूस का यह जहाज क्यों और कैसे अमेरिका के पास पहुंचा, इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। यूक्रेन के साथ साथ पुतिन का बाइडेन से डायरेक्ट वॉर। समंदर में अमेरिका के करीब पहुंचा रूसी जहाज। समंदर में अमेरिका को रूस की चुनौती। अमेरिका और यूरोपीय देशों के निशाने पर रूस अब कई मोर्चे पर जंग लड़ता दिखाई दे रहा है।
एक तरफ प्रतिबंधों का पहाड़ तो दूसरी तरफ यूक्रेन फतह की मंशा। पुतिन हर वार का करारा जवाब दे रहे हैं। इस बीच पुतिन के कदम से अमेरिका में हलचल बढ़ गई है। अमेरिका के बिल्कुल करीब रूस का एक शिप पहुंच गया, जिसके बाद हड़कंप मच गया। इस खबर का दावा खुद अमेरिकी मीडिया ने किया है। दावा है कि हिंद और प्रशांत महासागर के इलाके की निगरानी करने वाली अमेरिकी एजेंसी यूनाइटेड स्टेट इंडो पैसिफिक कमांड के हवाले से कहा गया है कि रूस का एक जहाज अमेरिका के समुद्र के पास पहुंच गया है। दावा किया गया कि जहां ये रूसी जहाज देखा गया, वहां अमेरिकी नौसेना का एक बड़ा बेस और रणनीतिक तौर पर एक अहम एयरपोर्ट मौजूद है। यूक्रेन के खिलाफ जंग के दौरान अमेरिका और यूरोपियन देशों से अब तक पुतिन की जुबानी जंग चल रही थी, लेकिन ये पहला मौका है जब रूस का कोई जहाज अमेरिका के इतने करीब तक पहुंच गया। हालांकि इसके पीछे का मकसद क्या था, इसका पता लगाया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से रूस जेलेंस्की के मददगारों को बार बार धमकी दे रहा है और उसके बाद ऐसा होना, इसके पीछे पुतिन का कोई गेम प्लान हो सकता है। रूसी जहाज की मौजूदगी की जानकारी मिलते ही अमेरिकी सेना को भी अलर्ट कर दिया गया। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को रूस के इस जहाज की निगरानी का जिम्मा सौंप दिया गया। खबर है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियां भी इन सवालों का जवाब तलाशने में जुट गई हैं कि ये जहाज किस मकसद से पहुंचा और उसमें मौजूद लोगों की किन से बात हो रही है। इसका पता लगने के बाद ही ये तय हो पाएगा किस रूसी जहाज का अमेरिका के समंदर के पास पहुंचना कहीं बड़े युद्ध का सिग्नल तो नहीं है। हालांकि अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हवाई के पास समुद्र में जिस जगह रूसी जहाज दिखा, वो इलाका किसी देश के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। इसके साथ ही अपने जहाजों को अमेरिका के समुद्र के पास भेजना रूस का कोई नया पैतरा भी नहीं है, क्योंकि इससे पहले मई 2021 में भी एक रूसी जहाज हवाई राज्य में अमेरिकी नौसेना के बेस के पास पहुंचा था और उसी साल जून में एक मिलिट्री ड्रिल के दौरान भी रूसी नौसेना के कई जहाज अमेरिकी राज्य हवाई के समुद्री तट के काफी करीब होकर गुजरे थे। रूस के खिलाफ अमेरिका खुलकर यूक्रेन के साथ है, एक से बढ़कर एक घातक हथियारों की सप्लाई कर चुका है, यूरोपीय देशों से मदद करा रहा है। अमेरिका के इस कदम का विरोध खुद पुतिन कई बार कर चुके हैं। कई बार रूस की ओर से यूक्रेन का साथ दे रहे देशों को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी जा चुकी है। इस बीच अमेरिका के समंदर के पास रूसी जहाज का पहुंचना कई आशंकाओं को जन्म देता दिख रहा है। Потому что любовь к родине – одна из ключевых основ российской государственности и важнейшая ценность для нашего общества, которая неизменно проявляется в решающие для страны моменты. Такая сплоченность людей дорогого стоит. Гарантирует, что Россия достойно ответит на самые сложные вызовы и угрозы. यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ना पुतिन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। अमेरिका समेत यूरोप के कई देश रूस के खिलाफ हो चुके हैं। पुतिन पर प्रतिबंधों की बारिश हो रही है। बावजूद पुतिन युद्ध के मैदान में डटे हुए हैं, लड़ रहे हैं और अब रूस का जहाज अमेरिका तक पहुंचना किसी बड़े युद्ध का संकेत दे रहा है। तीसरे विश्व युद्ध की आशंका गहराती जा रही है। और इस वक्त हम सीधे रवि का रुख करते। रवि, इस वक्त हमें युद्ध की स्थिति बताएंगे। तो रूस के जहाज को अमेरिका के करीब पहुंचने का दावा किया जा रहा है। इस रूसी जहाज का अमेरिका के समुद्र के पास पहुंचना कहीं ना कहीं बड़े खतरे का संकेत तो है। हालांकि अमेरिकी मीडिया के मुताबिक आपको बता दें कि हवाई जहाज के पास समुद्र में जिस जगह ये रूसी जहाज दिखाई दिया है, वो इलाका किसी देश के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है और अपने जहाजों को अमेरिका के समुद्र के पास भेजना रूस का कोई नया पैंतरा भी नहीं है, क्योंकि इससे पहले मई 2021 में भी एक रूसी जहाज हवाई राज्य में अमेरिकी नौसेना के बेस के पास पहुंचा था, जबकि उसी साल जून में एक मिलिट्री ड्रिल के दौरान भी रूसी नौसेना के कई जहाज अमेरिकी राज्य हवाई के समुद्री तट के करीब गुजरे थे।
ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी का इस वक्त बड़ा दावा। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी के मुताबिक डॉनबस पर रूस का कंट्रोल और मजबूत हो चुका है और रूस की सेना अब इज्यूम में और आगे बढ़ रही है। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। खुफिया एजेंसी के मुताबिक डॉनबस पर रूस का कंट्रोल हो चुका है और यह कंट्रोल और भी मजबूती से आगे बढ़ रहा है और रूस की सेना अब इज्यूम की ओर आगे बढ़ रही है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग को आज 70 दिन हो चुके। 70 दिन से जारी इस जंग में रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे को बड़े नुकसान का दावा किया है। एक और जहां यूक्रेन का दावा यह है कि उसने जंग में ज्यादा नुकसान पहुंचाई है, तो दोनों की स्थिति क्या है इस वक्त हम आपको बताते हैं। यूक्रेन का दावा है कि 24,200 ऐसे सैनिक हैं जिनकी मौत हो चुकी है और उसे मार गिराया है यूक्रेनी सेना ने। यह कहना है यूक्रेन की सेना का। रूस का दावा है कि 2,783 टैंक हमने तबाह कर दिए हैं। ये दावा दोनों ही देशों का अलग अलग। 2,567 बख्तरबंद गाड़ियां तबाह की है, ये यूक्रेन कहता है रूस के लिए। तो रूस का दावा है कि 1,255 तोप हमने बर्बाद कर दिए यूक्रेनी सेना की। अब यूक्रेन का क्या दावा है? 1,843 जो गाड़ियां हैं वो बर्बाद हो चुकी है इस युद्ध में। 70 दिनों के दौरान 316 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर तबाह हुआ है, ये रूस कहता है। ये दोनों देशों का दावा इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। यूक्रेन की स्थिति क्या है? यूक्रेन ये कहता है कि 1,062 टैंक हमने तबाह कर दिया है, तो 696 ड्रोन बर्बाद करने का दावा करता है रूस। ये रूस की सेना जो ताकतवर अपने होने का दम भरती है। 194 विमान तबाह हुए हैं और 146 एयरक्राफ्ट बर्बाद करने का दावा करता है रूस। और रूस की सेना ये कहती है कि हमने इतना नुकसान पहुंचाया है। 291 ड्रोन बर्बाद हुए हैं। रूस ये कहता है कि 112 हेलीकॉप्टर हमने नष्ट कर दिए हैं। 70 दिनों को युद्ध की स्थिति इस वक्त हम आपको यहां से बता रहे हैं कि किसके दावे में क्या सच्चाई है और किसने कितना नुकसान पहुंचाया। और इस वक्त हम अमेरिका की बात करेंगे। अमेरिका के समंदर से बड़े युद्ध के दो संकेत मिले हैं। पहला संकेत, अमेरिका ने एक ऐसे बम का परीक्षण किया है जो गिरेगा तो आसमान से, लेकिन काम समंदर के अंदर से चलने वाले टॉर्पीडो का करेगा। वहीं दूसरा संकेत ये मिल रहा है, अमेरिका के हवाई द्वीप के पास रूस का एक जहाज डिटेक्ट किया गया है। इससे पर्दा किसी और ने नहीं बल्कि यूएस इंडो पैसिफिक कमांड ने उठाया है। सवाल अब यह है कि अमेरिका के समंदर में रूस के जहाज का क्या काम? पच्चीस सेकंड के इस वीडियो ने दुनिया में सनसनी मचा दी है। ये अमेरिका के नए क्विकसिंक बम के परीक्षण का वीडियो है। अमेरिका ने इसे दुश्मन के युद्धपोत को तबाह करने के लिए डिजाइन किया है। आसमान से समंदर में वार करने वाले इस खास बम का परीक्षण AFRL यानी यूएस एयरफोर्स रिसर्च लेबोरेटरी और एग्लिन एयरफोर्स बेस की इंटीग्रेटेड टेस्ट टीम ने किया है। अमेरिका ने 28 अप्रैल को यह परीक्षण किया। इसे मैक्सिको की खाड़ी में अंजाम दिया गया, जहां अमेरिकी वायुसेना ने समंदर में मौजूद इस जहाज को निशाना बनाया। अमेरिका ने अपने इस खास बम को क्विकसिंक नाम दिया है, जो दुश्मन देश के युद्धपोत पर ठीक ऐसे ही काल बनकर टूट पड़ेगा। अमेरिका का ये नया बम बिल्कुल नई तकनीक से बनाया गया है, जो ठीक ऐसे ही काम करेगा जैसे समंदर के अंदर कोई टॉर्पीडो करता है। अंतर बस इतना है कि टॉर्पीडो समंदर के अंदर से अटैक करता है और अमेरिका का ये नया क्विकसिंक बम आसमान से। अमेरिका ने अपने इस बम का परीक्षण ऐसे वक्त पर किया है जब यूक्रेन युद्ध चरम सीमा पर है। और यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका के बीच तनातनी काफी बढ़ गई है।
सागर में कुछ चंद सेकंडों में इस तरह से रूस का जहाज यूक्रेन के टारगेट पर आ गया। ब्लैक सी में रूस के शिप को यूक्रेन की सेना ने अपने ड्रोन से निशाने पर लिया और कुछ ही पलों में रूस के जहाज को तबाह कर दिया। यूक्रेन की सेना ने इस ड्रोन अटैक का वीडियो जारी कर ये दिखाने की कोशिश की कि समंदर की लड़ाई में भी वो रूस का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। समंदर में ऐसा ही एक और वॉर फ्रंट काला सागर से 12,895 किलोमीटर दूर हवाई आइलैंड में बनते बनते बचा है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान अमेरिका के हवाई द्वीप समूह के काफी करीब एक रूसी जहाज दिखाई देने की बात सामने आई है। अमेरिका के समुद्री इलाके के काफी करीब रूस के जहाज का पहुंचना रूस और अमेरिका के बीच की तनातनी को और बढ़ा सकता है। हवाई के पास पहुंचे रूस के जहाज पर अमेरिका की नेवी पल पल नजर गड़ाए हुए है। शिप को देखते ही अमेरिका की नेवी पड़ताल में लग गई। आखिर रूस का वो जहाज हवाई के पास क्यों पहुंच गया? क्या वो किसी खास मकसद से यहाँ पहुंचा था? क्या हवाई के पास पहुंचा रूस का जहाज स्पाई शिप तो नहीं है? क्या रूस के जहाज का अमेरिका के पास पहुंचना उकसावे वाली चाल तो नहीं? अमेरिका की नेवी इन सवालों के जवाब तलाशने में लग गई। यूएस इंडो पैसिफिक कमांड के मुताबिक अमेरिका की सेना हवाई के जल क्षेत्र के पास एक रूसी जहाज पर नजर रख रही है। अपने बयान में यूएस इंडो पैसिफिक कमांड की प्रवक्ता ने बताया है, इंडो पैसिफिक कमांड हमारे सहयोगियों और भागीदारों के साथ क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में नियमित रूप से हवाई और समुद्री यातायात की निगरानी करता है। सामान्य दैनिक संचालन के हिस्से के रूप में हम समुद्री गश्ती विमानों, सतह के जहाजों और संयुक्त क्षमताओं के माध्यम से संचालन के इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सभी जहाजों को बारीकी से ट्रैक करते हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि हम अंतर्राष्ट्रीय जल में काम कर रहे हैं, एक रूसी सतह के जहाज की निगरानी कर रहे हैं हवाई के आसपास। सवाल है, हवाई के पास रूस का जहाज क्या कर रहा है? रूस का वो जहाज अमेरिका की जासूसी तो नहीं कर रहा है? या फिर यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस का अपने जहाज को हवाई के पास भेजने का मकसद अमेरिका पर नजर रखना तो नहीं है? अमेरिका के इंडो पैसिफिक कमांड के मुताबिक रूस का हवाई के पास जहाज भेजना कोई नई पैंतरेबाजी नहीं है। मई 2021 में यूएस पैसिफिक बेड़े ने करेलिया नाम के रूस के एक खुफिया जहाज को ट्रैक किया था, जो पैसिफिक मिसाइल रेंज फैसिलिटी बार्किंग सेंट्स के पास काउई के तट पर काम कर रहा था। यही नहीं, जून 2021 में रूसी नौसेना के जहाज एक बड़े सैन्य अभ्यास में हवाई के तट के करीब चले गए थे। उस वक्त भी यूएस इंडो पैसिफिक कमांड ने रूस की इस हरकत को बारीकी से ट्रैक किया था। हवाई प्रशांत महासागर में है। यह अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से 3,344 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में है। ये अमेरिका का अकेला प्रांत है जो पूरी तरह द्वीपों से ही बना हुआ है। हवाई के 8 अहम द्वीप हैं जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में एक कतार में है। उत्तरी प्रशांत महासागर में मौजूद हवाई की सामरिक लिहाज से काफी अहम लोकेशन मानी जाती है। प्रशांत महासागर में ही अमेरिका का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा भी है और लॉस एंजलिस जैसे कई बड़े शहर भी इसी समुद्री इलाके से सटे हुए हैं। पर्ल हार्बर हवाई द्वीप में मौजूद गहरे जल का नौसैनिक अड्डा है। ये अमेरिकी प्रशांत बेड़े का मुख्यालय भी है। ये वीडियो अमेरिका के उसी पर्ल हार्बर का है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि वहां अमेरिका का मशहूर विमानवाहक पोत यूएसएस रोनाल्ड रीगन भी है और एम्फीबियस अटैकिंग जहाज यूएसएस बोनहोम रिचर्ड भी खड़ा है। अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जिन पर 80 फाइटर जेट तैनात हैं। इसके अलावा अमेरिका के पास 9 हेलीकॉप्टर कैरियर भी हैं। अमेरिका का निमिट्ज क्लास, फोर्ड क्लास,
इस क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया के सबसे बड़े सुपर कैरियर माने जाते हैं, जो 1 लाख टन कैटेगरी वाले वॉरशिप हैं और ये दशकों से अमेरिकी नौसेना का पूरी दुनिया पर दबदबा कायम करने वाली इमेज तैयार कर चुके हैं। लेकिन अमेरिका के मुकाबले समुद्री शक्ति में रूस भी कम नहीं है। समंदर में अमेरिका के पास 22 कॉर्वेट हैं, तो वहीं रूस के पास 86। अमेरिका के पास 68 सबमरीन है, तो रूस के पास 2 ज्यादा यानी 70 सबमरीन हैं। रूस ने हाल ही में अपनी महाविनाशक परमाणु पनडुब्बी बेलगोरोड का सी ट्रायल भी पूरा कर लिया है। दुनिया की सबसे बड़ी ये पनडुब्बी पलक झपकते ही समुद्र में सुनामी लाने में सक्षम है। कई डिफेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पनडुब्बी प्रशांत महासागर में मौजूद रूसी नौसैनिक बेड़े में काम करेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस पनडुब्बी की मदद से समुद्र के अंदर इंटरनेट केबल को काटा जा सकता है। इससे उस देश का दुनिया से संपर्क ही टूट जाएगा। तो वहीं अमेरिका के पास परमाणु शक्ति से चलने वाली फास्ट अटैक वर्जीनिया क्लास की पनडुब्बियां हैं। ये पनडुब्बी टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों से लैस होती है। स्टिल्थ फीचर से लैस होने के चलते दुश्मन के रडार इस पनडुब्बी को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। एंटी सबमरीन वॉरफेयर में इस पनडुब्बी का दुनिया में कोई तोड़ नहीं है। ऐसे में अगर अमेरिका और रूस के बीच समंदर में आमने सामने की जंग छिड़ गई तो फिर ऐसा युद्ध होगा जैसा अब तक नहीं हुआ है। नौ मई को रूस का विक्ट्री डे है और दावा यह किया जा रहा है कि 9 मई को रूस यूक्रेन के साथ युद्ध को अंजाम पर पहुंचा देगा। दावा न्यूक्लियर अटैक का भी किया जा रहा है। इन तमाम आशंकाओं के बीच पुतिन का क्या है विक्ट्री डे का प्लान? 9 मई को पुतिन यूक्रेन के खिलाफ क्या करने वाले हैं, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए आप। मई को क्या करने वाले हैं पुतिन? क्या है पुतिन का खुफिया प्लान? विक्ट्री डे पर पुतिन का खतरनाक प्लान। जैसे जैसे 9 मई की तारीख नजदीक आ रही, वैसे वैसे रहस्य गहराता जा रहा है। पुतिन की प्लानिंग को लेकर हर कोई कयास लगा रहा है। सबके जहन में सवाल है, क्या कर पुतिन क्या फैसला लेंगे? यूक्रेन पर कौन सा अटैक करेंगे? इसको लेकर यूक्रेन समेत यूरोप का हर देश आशंकित है। 9 मई को रूस विक्ट्री डे मनाता है और उससे जोड़कर कभी खबर उड़ी कि पुतिन न्यूक्लियर अटैक की प्लानिंग कर रहे हैं, तो कभी अटकलें लगी कि पुतिन कई देशों पर हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। ब्रिटेन ने तो इन अफवाहों पर विश्वास करने की तैयारी भी शुरू कर दी। खबर है इस बार पुतिन की प्लानिंग ऐसी होगी जो कभी किसी ने सोची न होगी। द ओडेसा जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि पुतिन डेड एंड की ओर आगे बढ़ रहे हैं, मतलब कि एक ऐसी दिशा में आगे बढ़े हैं जहां से वापसी का रास्ता फिलहाल नहीं दिख रहा। मतलब पुतिन के दिमाग में जो खिचड़ी पक रही है वो किसी की सोच से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। द ओडेसा जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में यूक्रेन की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ किरिलो बुदानोव का इंटरव्यू छापा, जिसमें उन्होंने बताया कि पुतिन यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांटना चाहते हैं और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो तावरिया प्रांत को फिर से बसाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सोवियत संघ के टूटने से पहले ये प्रांत उसका हिस्सा था, जिसमें क्राइमिया, खेरसॉन और डोनेट्स्क के कुछ हिस्से शामिल थे।
यूक्रेन की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ के मुताबिक पुतिन यूक्रेन के टुकड़े करके एक नया देश बनाना चाहते हैं और इसको लेकर उन्होंने पूरी तैयारी भी कर ली है। यानी पुतिन के दिमाग में प्लान ए और प्लान बी दोनों हैं, जिसे वो पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यूक्रेन की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ ने जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने पुतिन के प्लान को तो बताया ही, साथ ही ये भी दावा किया कि समय के साथ रूस का हौसला पस्त हो रहा है। 2 महीने से ज्यादा समय से जंग लड़ते लड़ते पुतिन की आर्मी थक चुकी है। यूक्रेन की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ ने यह भी दावा किया है कि युद्ध से पहले पुतिन को उनके जिन आर्मी अफसरों पर सबसे ज्यादा भरोसा था, उन्होंने उन्हें सबसे ज्यादा निराश किया। यूक्रेन की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ ने अपने इंटरव्यू में ये तक बोल दिया है कि पुतिन अपनी हार कबूल नहीं कर सकते, जबकि यूक्रेन से जंग जीतने की उनकी 24 अप्रैल की डेडलाइन कब की बीत चुकी है, जिसके बाद एक नई तारीख यानी 9 मई की बात होने लगी। सच तो यह है कि महाशक्तिशाली रूस के सामने छोटा सा यूक्रेन मजबूती से डटा है। युद्ध के दौरान नाक में दम करके रखा है, जिसकी वजह से ही अब तक जंग बेनतीजा रही है। यूक्रेन तबाह हो गया हो, यूक्रेन बर्बाद हो गया हो, लेकिन यूक्रेन अब तक झुका नहीं है। यूक्रेन के इसी हौसले से पुतिन आग बबूला हो गए हैं और अब इससे जीतने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यूक्रेन का मानना है कि पुतिन की यही जिद, यही गुस्सा उन पर भारी पड़ रहा है। अब पुतिन के सैनिक ही नहीं, कमांडर लेवल के सैन्य अधिकारी थकने लगे हैं। यूक्रेन की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ ने तो अपने इंटरव्यू में ये तक बोल दिया कि पुतिन वॉर क्रिमिनल है और इस युद्ध में उनका अंत होगा, क्योंकि वो खुद एक डेड एंड पर आ गए हैं, जहां से उनका जिंदा लौटना मुश्किल है। यूक्रेन के जासूसों के चीफ कहे जाने वाले बुदानोव ने भले ही इस इंटरव्यू में यूक्रेन के रूस पर भारी पड़ने का दावा किया, लेकिन वो ये भूल गए कि मरा हाथी भी 1.25 लाख का होता है। मतलब ये कि रूस कितना भी कमजोर हो जाए, यूक्रेन से ताकतवर ही रहेगा, क्योंकि यूक्रेन की बड़ी बड़ी बातों के बीच रूस लगातार अपनी युद्ध की रणनीति में बदलाव कर रहा है। बुदानोव ने अपने इंटरव्यू में खुद ये बात मानी है कि रूस 9 मई से पहले जीत हासिल करने के लिए डेंजरस प्लानिंग कर रहा है। अब देखना है कि 9 मई को यूक्रेन जीतने के लिए पुतिन कौन सा बड़ा कदम उठाने वाले हैं। यूक्रेन के साथ चल रही जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन परमाणु जंग की तैयारियों के लिए अपने स्टेल्थ बॉम्बर पाक-2 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बताया जाता है कि रूस का ये स्टेल्थ बॉम्बर विमान न सिर्फ अमेरिका के किसी भी रडार को चकमा दे सकता है, बल्कि ये परमाणु मिसाइलों को भी दाग सकता है। हालांकि अमेरिका का ये दावा है कि पुतिन जिस पाक-2 नाम के बमवर्षक विमान का इंतजार कर रहे हैं, उसमें वो ताकत ही नहीं है जैसी ताकत अमेरिका के बमवर्षक विमानों में है। पुतिन की न्यूक्लियर वॉर की साजिश। बम वर्षक पाक-2 का पुतिन को इंतजार। अमेरिका को दहलाने का षड्यंत्र।